हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। आने वाली सभी जुडिशरी परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है लगातार चैनल पर। जो लोग चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन उनसे मिल सके। ठीक है, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा भाई। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्लास है, एक्सप्लेनेशन के साथ है। लॉ के बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाले प्रश्नों की समझिए श्रृंखला है। कोई भी प्रश्न कभी भी एग्जाम में आ सकता है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन क्या करें, निम्न में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के लागू होने की सही तारीख क्या है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के लागू होने की सही तारीख क्या है। आपके ऑप्शन है ए 15 मार्च 1872, बी 1 सितंबर 1872, सी 1 जुलाई 1872 या फिर डी 1 फरवरी 1872। दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो है आपका, इसका सही जवाब है आपका बी 1 सितंबर 1872 को ये लागू हुआ था। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 अधिनियमित कब हुआ था। 6 अक्टूबर 1860 में, 1 मार्च 1874 में, 15 मार्च 1872 में या फिर डी 1 सितंबर 1872 में। तो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी, 15 मार्च 1872 में ये अधिनियमित हुआ था और ये लागू हुआ था 1 सितंबर 1872 को। ठीक, और मार्च में 1872 को ये अधिनियमित हुआ था। क्या लिखा हुआ देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को गवर्नर जनरल की सहमति 15 मार्च को मिली, यानी कि ये 15 मार्च 1872 को अधिनियमित हुआ। इस तिथि को भारतीय साक्ष्य अधिनियम अधिनियमित हुआ। ठीक है, और लागू कब हुआ, तो लागू हुआ था 1 सितंबर 1872 को। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या करा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। किस पर लागू नहीं होता। ए न्यायालय के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों पर, एफिडेविट पर, बी मध्यस्थ मीडिएटर के समक्ष कार्रवाइयों पर या फिर सी दोनों या फिर डी न्यायालय के समक्ष न्यायिक कार्रवाइयों पर। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है ए बी दोनों पर, दोनों पर लागू नहीं होता। न्यायालय के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों पर और मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाइयों पर। ठीक है, इन दोनों पर लागू नहीं होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के द्वारा कुछ डिटेल देख लीजिए कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 1 के संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ खंड के अनुसार यह अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कहा जाएगा। ठीक, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत में होगा तथा यह सभी न्यायालयों के समक्ष सभी न्यायिक कार्रवाई पर लागू होगा और जिनमें सेना न्यायालय भी शामिल होंगे, परंतु जिनमें निम्नलिखित शामिल नहीं है वो है सेना के मुख्यालय जो सेना अधिनियम 1950, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट 1934 तथा वायुसेना अधिनियम 1950 के अंतर्गत संगठित है। इन सब पर यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम नहीं लागू होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। पहला, यह कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा एक तथ्य है, एक फैक्ट माना जाएगा कि नहीं। या कि किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहे एक तथ्य है, माना जाएगा कि नहीं। या कि किसी मनुष्य ने अमुक ख्याति है एक तथ्य नहीं है, वो एक फैक्ट नहीं है। या कि कोई मनुष्य अब अमुक राय रखता है वह एक फैक्ट है, तथ्य है। तो इन चारों में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों आपका पहला कथन सही है, या कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा एक तथ्य है, हाँ बिल्कुल एक फैक्ट है। इसको जैसे कहते नहीं कि गवाही के तौर पे देखा जाता है। या कि किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहे, यह भी एक फैक्ट है। या कि किसी मनुष्य ने अमुक ख्याति है, एक तथ्य नहीं है। ये जो सबका ऑप्शन सी है यही यहाँ पर सही नहीं है। किसी मनुष्य की अमुक ख्याति है वो भी एक फैक्ट के रूप में आता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि तथ्य नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी। देखिए यहाँ पे देख लीजिए डिटेल कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में तथ्य शब्द की परिभाषा दी गई है। अगर आपसे पूछ ले कि तथ्य शब्द की परिभाषा किस धारा में दी गई है, तो आईपीसी की भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में दिया गया है, जिसके अनुसार तथ्य से विपरीत है और उसके अंतर्गत आती है। पहला, ऐसी कोई वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। ठीक है, देखा या सुना हो। ठीक, दूसरा, कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो। इस धारा के दृष्टांत अड़ा के अनुसार यह कि किसी मनुष्य की अमुक ख्याति यह भी एक फैक्ट है ना। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका सी, उत्तर सही। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि साक्ष्य अधिनियम के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। ए, अधिनियम के विधेयक का प्रारूप सर हेनरी मैन ने तैयार किया था। बी, अधिनियम के विधेयक का प्रारूप सर जेम्स स्टेफन ने तैयार किया था। सी, अधिनियम के विधेयक का प्रारूप द्वितीय विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया। या फिर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब दोस्तों है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, अधिनियम के विधेयक का प्रारूप सर जेम्स स्टेफन ने तैयार किया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, अपीलीय न्यायालय के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है।
तो पहला ए, अपीलीय न्यायालयों को मामले को अंतिम रूप से विनिश्चय करने का अधिकार है। बी, अपीलीय न्यायालयों को मामले को रिमांड करने का अधिकार है। सी, अपीलीय न्यायालयों को अतिरिक्त साक्ष्य लेने का अधिकार नहीं है। या फिर डी, अपीलीय न्यायालयों को वाद विरचित कर उन्हें विचारण के लिए भेजने का अधिकार रखते हैं। तो जिसका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, अपीलीय न्यायालयों को अतिरिक्त साक्ष्य लेने का अधिकार नहीं है। और यहाँ पे पूछा क्या है कि कौन सी चीज़ गलत है, तो अपीलीय न्यायालयों को अतिरिक्त साक्ष्य लेने का अधिकार है। ठीक, तो ये जो आपका ऑप्शन सी है वो यहाँ पर एक तरीके से गलत कहा गया है, गलत कोट किया गया है, इसीलिए आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। देखिए लिखा भी है कि संहिता की धारा 107 में अपीलीय न्यायालयों की शक्तियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, धारा 107 में अपीलीय न्यायालयों की शक्तियों का वर्णन किया गया है। पहला देखिए, मामले को अंतिम रूप निश्चय करने, मामले को रिमांड करने की, फिर विवादियों को विचलित व विचारण हेतु भेजने के लिए, और चौथा अतिरिक्त साक्ष्य लेना। ठीक, तो इसका आंसर जो है वो आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि यदि न्यायालय संतुष्ट है और उसके सामने लंबित वाद में किसी अधिनियम की वैधानिकता का प्रश्न अंतर्ग्रस्त है तो उसे क्या करना चाहिए। ठीक है, न्यायालय संतुष्ट है और उसके सामने लंबित वाद में किसी अधिनियम की वैधानिकता का प्रश्न अंतर्ग्रस्त है तो उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, अधिनियम की वैधानिकता का निपटारा करना चाहिए। ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय को निर्देशित कर देना चाहिए। ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण किया जाए। या फिर ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय की राय के लिए भेज दें। क्या करना चाहिए इसमें दोस्तों, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें यह है, इसका ऑप्शन आपका आंसर बी होगा। ठीक है, उच्च न्यायालयों को निर्देशित कर देना चाहिए। ठीक, अगर न्यायालय संतुष्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1878 लागू होता है, किस पर लागू होता है। ए, किसी न्यायालय में या उसके समक्ष न्यायिक कार्रवाइयों में। बी, किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष पेश किए गए पत्रों में। सी, किसी मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाइयों में। या फिर डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ए, किसी न्यायालय में या उसके समक्ष समस्त न्यायिक कार्रवाइयों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लागू होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू बोथ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग बिफोर अ कोर्ट इज द स्टेटमेंट ए, नॉट करेक्ट, बी, करेक्ट, सी, पार्शली करेक्ट, या फिर डी, नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका सही जवाब, इसका सही जवाब होगा दोस्तों, इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू बोथ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग बिफोर अ कोर्ट इज द स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक, इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, धारा 113 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन निर्देश के लिए कौन आवेदन कर सकता है। ए, मामले का पक्षकार, बी, न्यायालय, सी, दोनों, या फिर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, मामले का पक्षकार और न्यायालय दोनों जो है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन निर्देश के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपका दोनों। संहिता की धारा 113 निर्देश से संबंधित है, इसको आप जान लीजिए, और निर्देश के लिए आवेदन न्यायालय कर सकता है। ठीक, क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है कि पुनर्विलोकन संधारणी मेंटेनेबल क्या है। पहला ए, केवल जब अपील का प्रावधान है और कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई हो। बी, केवल जब अपील अनुज्ञात नहीं है तब। सी, जब अपील का प्रावधान है और कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई हो एवं अपील अनुज्ञात नहीं है तो दोनों सही हैं। या ना तो अपील का प्रावधान है और कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई हो, या ना तो अपील अनुज्ञात। चार ऑप्शन में से पुनर्विलोकन संधारणी क्या है दोस्तों, जो इसका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, जब अपील का प्रावधान है और कोई अपील भी नहीं प्रस्तुत की गई है और एवं अपील जो है वो अनुज्ञात भी नहीं है तो क्या होगा, दोनों सही माना जाएगा। ठीक, क्वेश्चन 12 क्या कहा, सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्न में से किस धारा में पुनरीक्षण शब्द का पुनरीक्षण शब्द दिया गया है। ए, धारा 110, बी, धारा 115, सी, आदेश 6 नियम 13, या फिर डी, धारा 120। तो इसका सही जवाब है वो दोस्तों आपका धारा 115। ठीक है, धारा 115 में पुनरीक्षण दिया गया है। ठीक, पुनरीक्षण दिया गया है और 113 में निर्देश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सिविल कार्यवाही के अधीन गिरफ्तार किए जाने से अवमुक्त नहीं है। सिविल कार्रवाई के अधीन गिरफ्तार किए जाने से अवमुक्त नहीं है। आपके ऑप्शन है ए, अपने न्यायालय को जाता हुए न्यायाधीश। ऑप्शन बी, विधानमंडल का सदस्य जबकि सत्र प्रारंभ हो। ऑप्शन सी, स्त्री। या फिर ऑप्शन डी, डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर जबकि वह कार्यालय में कार्यरत है। कौन जो है सिविल कार्रवाई के अधीन गिरफ्तार किए जाने से अवमुक्त नहीं है। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या होगा, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर जबकि वह कार्यालय में कार्यरत है। देख लीजिए, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 132 में स्त्री को और धारा 135 में न्यायाधीश को और धारा 135 का में सत्र के दौरान विधानमंडल के सदस्य को
गिरफ्तारी से छूट प्रदान की गई है। ठीक है, 132 में स्त्री, 135 में न्यायाधीश और धारा 135 काम है के दौरान विधानमंडल के सदस्य को, ठीक, कार्यवाही के दौरान। लेकिन जहाँ पर क्या है, डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, जबकि वो कार्यालय में कार्यरत है तो इसको छूट नहीं दी गई, वहीं गिरफ्तार हो सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है कि कोर्ट में व्यक्तिगत उपसंजाति से छूट प्राप्त करने का प्रावधान किस धारा में है? व्यक्तिगत उपसंजाति से छूट, ठीक है, धारा 133 सीपीसी, धारा 132 सीपीसी, धारा 143 या फिर डी धारा 142 सीपीसी। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है कि छूट से प्राप्त करने का प्रावधान किस धारा में है। तो अभी मैंने आपको बताया कि 132 में महिला, स्त्री और 133 में जो है, जो मंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, इन सबको छूट प्राप्त करने का प्रावधान है। तो इसका जो आंसर आपका होगा, इसमें ऑप्शन होना चाहिए दोनों, ए बी। ठीक, क्वेश्चन आप 14 का देखिए, डिटेल देख लीजिए। संहिता की धारा 132 व 133 दोनों कोर्ट के समझ व्यक्तिगत उपसंजाति से छूट प्रदान करती है। 132 में देखिए मैंने बताया महिला के लिए, ठीक है, जो अपने देश के चलन के अनुसार हो, जन सामान्य के समक्ष नहीं आती, पर्दा नशी महिला। और धारा 133 में यह छूट राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्षों, मंत्री आदि को भी मिला हुआ है। तो इसके लिए इसका आंसर जो होगा आपका, ये भी दोनों होगा, धारा 132 और धारा 133। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा कतिपय स्त्रियों को न्यायालय में स्वीय उपसंजति से छूट प्रावधानित करती है? ठीक, तो अभी मैंने आपको बताया, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, धारा 132। फिर 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा विधानमंडल के सदस्यों को सिविल प्रक्रिया के अधीन गिरफ्तारी का से मुक्त करती है? क्वेश्चन नंबर 16 का। तो इसका सही जवाब क्या है आपका? धारा 135 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। तो धारा 135 ए के तहत विधानमंडल के सदस्यों को सिविल प्रक्रिया के अधीन गिरफ्तारी से मुक्त करती है। ठीक, क्वेश्चन 17 क्या कर रहा है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति छूट पाने का अधिकार नहीं है? यानी कि न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति का छूट उसको नहीं मिलेगा। तो ए सरकार के मंत्रियों को, बी राज्य सरकार के मंत्रियों को, सी भारत के उपराष्ट्रपति को, या डी विश्वविद्यालय के कुलपति को। ठीक, तो धारा 135 ए के अंतर्गत ये तीनों आ जाते हैं, ए बी सी। तो चौथा है आपका डी, ये नहीं आता। तो इसका सही जवाब आपका होगा कुलपति को, विश्वविद्यालय के कुलपति को छूट पाने का अधिकार नहीं है। ये देखिए, डिटेल देख लीजिए। 1908 की धारा 133 के अधीन न्यायालय में व्यक्तिगत छूट प्राप्त नहीं है कुलपति को। ठीक है, धारा 133 में इन लोगों को मिला, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विधानसभा के अध्यक्ष, संघ तथा राज्य के मंत्री, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल तथा राज्य विधान परिषद के सभापति, है ना। और वो व्यक्ति जिन्हें धारा 87 खा लागू होती है, अर्थात भूतपूर्व भारतीय राज्य के शासकों को। ठीक है, इन लोगों को भी छूट मिली हुई है। क्वेश्चन 18 क्या करा, निम्न में से कौन व्यक्ति न्यायालय में स्वयं उपसंहति से छूट पाने का अधिकार नहीं है? देख लीजिए, भूतपूर्व भारतीय राज्य के शासक। तो अभी मैंने आपको बताया कौन सी धारा 87 खा लागू होती है, तो ये हैं, इनको छूट का अधिकार है। राज्य विधान परिषद के सभापति, इनको भी 135 का के तहत है। राज्यों के मंत्री, इनको भी उसी के तहत है। तो किसको नहीं है? कलेक्टर को नहीं है, डीएम को अधिकार नहीं है न्यायालय में स्वयं उपसंहति से छूट पाने का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है, दीवानी प्रक्रिया संहिता में अधोलिखित में से कौन न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट पाने का अधिकार है? तो ए, बी, सी, तीनों ऑप्शन आप देख रहे हैं। संघ मंत्री, राज्य के मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तीनों 135 का में आते हैं, इसलिए इन तीनों को छूट का अधिकार है। ठीक है, 19 का ऑप्शन आंसर होगा डी। क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एग्जम्प्ट्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस इन कोर्ट। बी, डज नॉट एग्जम्प्ट एनी पर्सन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस इन कोर्ट। सी, एग्जम्प्ट एडवोकेट्स फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस इन कोर्ट। या फिर डी, एग्जम्प्ट म्युनिसिपल कमिश्नर्स फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस इन कोर्ट। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है ए, सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एग्जम्प्ट मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस इन कोर्ट। ठीक, जैसे अभी आपने इसको हिंदी में पढ़ा, वही सेम चीज़ है ये, कि जो मंत्री हैं स्टेट के, उनको पर्सनल अपीयरेंस से छूट दे सकती है कोर्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत व्यवहार न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति से किसे छूट प्राप्त नहीं है? तो अभी देखिए, आपने देखा भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को है, केंद्र राज्य के मंत्रीगण को है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण को। किसको प्राप्त नहीं है? तो लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष को प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, गलत कथन को निर्दिष्ट कीजिए। एक संसद सदस्य को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कोई छूट प्राप्त नहीं है? प्राप्त है। एक न्यायिक अधिकारी को व्यवहारिक प्रक्रिया के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा रहा है, सिवाय उस समय के मध्य जब वह न्यायालय को जा रहा हो, वापस आ रहा है तथा न्यायालय की अध्यक्षता कर रहा है। ठीक, इनको भी क्या है? इनको भी छूट प्राप्त है। सी, आर्थिक क्षेत्राधिकार के आधार पर उच्च न्यायालय में मूल वाद सीधे भी दायर किया जा सकते हैं। बिल्कुल दायर किया सकते हैं। अब बचा के उच्च न्यायालय किसी ऐसे ज्ञप्ति आदेश में जिसके विरुद्ध या तो उच्च न्यायालय में या उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में अपील होती है, फेरबदल नहीं करेगा अथवा उसे नहीं उल्टेगा। बिल्कुल गलत है,
क्यों नहीं उल्टेगा? अगर कोई चीज़ गलत होगी तभी तो इतने कोड, एक पूरी चेन बनी हुई है, नीचे के कोड के आगे उसको ऊपर वाले में पलट दिया जाएगा, सही नहीं हो लगेगा, उसको और जाके फिर सर्वोच्च अदालत है। तो ये जो इसका सही गलत, इसका जो गलत जवाब है, गलत पॉइंट है, वो है आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? लेकिन जो है इस प्रश्न में उच्च न्यायालय में फेरबदल नहीं करेगा तो नहीं उल्टेगा। आर्थिक क्षेत्र के आधार पर उच्च न्यायालय में मूलवाद सीधे भी दायर किया सकता है। गलत कथन को निर्दिष्ट करना है, और गलत कथन में एक संसद सदस्य को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कोई छूट प्राप्त नहीं है। ये आपका इसमें गलत कथन है, ये आपका इसमें गलत कथन है, क्योंकि इसको प्राप्त है। अभी मैंने आपको बताया 135 के तहत इसको प्राप्त है, और बाकी तीनों जो है आपके सही है। ठीक है, बाकी तीनों आपके सही कथन है। ये पहला वाला जो है यही आपका गलत कथन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका 22वें का ए होगा दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा की घोषणा की जाती है। ठीक है, ए केंद्र सरकार द्वारा, बी राज्य सरकार द्वारा, सी उच्च न्यायालय द्वारा, या डी उच्चतम न्यायालय द्वारा। तो 1908 में अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा की घोषणा कौन करता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा वो है आपका बी। ठीक, अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 137(2) के अनुसार उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा क्या होगी और किस लिपि में आवेदक में कार्यवाहियाँ लिखी जाएगी, यह घोषणा राज्य सरकार द्वारा की जा सकेगी। ठीक है, उपधारा 1 यह कहती है कि जब तक राज्य सरकार अन्यथा निर्देश न दे तब तक संहिता के प्रारंभ से पूर्व अधीनस्थ न्यायालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा ही न्यायालयों की भाषा बनी रहेगी। यानी कि हाईकोर्ट्स है, उनकी हाईकोर्ट है, उसमें किस भाषा में अपील होना है, किस भाषा में क्या होना है, वो सारी चीज़ें राज्य सरकारें तय करती हैं। ठीक, क्वेश्चन 24 क्या कह रहा है? एफिडेविट टू बी फिल्ड इन ए कोर्ट कैन बी authenticated by a minister of state, can not be authenticated except by the judge preceding, C authenticated by a judge, a magistrate और a notary, या D authenticated by an advocate। तो एफिडेविट जो होती है फाइल होती है कोर्ट में, वो क्या होती है? इसके द्वारा वो ऑथेंटिकेटेड होती है। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, ऑथेंटिकेटेड बाई अ जज, अ मजिस्ट्रेट और ए नोटरी। क्वेश्चन 25 वे सभी आदेश एवं सूचनाएं जिनकी तामील इस संहिता के अधीन किसी व्यक्ति पर की जाए या जो उसे दी जाए लिखित रूप में होगी, ऐसा प्रावधान दीवानी प्रक्रिया संहिता की किस धारा में दिया गया? ठीक, ए 141, बी 142, सी 143 या डी 144। ठीक है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है 142 में ये चीज़ दी गई। ठीक, 142 में। क्वेश्चन देख, इसके बाद डिटेल देख लीजिए कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 142 में प्रावधान है कि वे सभी आदेश एवं सूचनाएं जिनकी तामील इस संहिता के आधान किसी व्यक्ति पर होगी या उसे दी जाए तो उसे लिखित रूप में दी गई होगी। जबकि धारा 141 प्रक्रिया कार्यवाहियों के लिए, धारा 143 डाक महसूल तथा धारा 144 प्रत्यास्थापन के लिए आवेदन से संबंधित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 कैवियट दायर करने के अधिकार प्रावधानित हैं किसमें? सीपीसी की धारा 87 का में, सीपीसी 87 का में, सीपीसी 135 का में, या डी सीपीसी की धारा 148 का में कैवियट अगर जारी करना है तो। इसका जो सही जवाब है वह है आपका डी, सीपीसी की धारा 148 का में कैवियट दायर करने का अधिकार है। देख लीजिए, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 148 का में कैवियट दायर करने का प्रावधान है। यह धारा 1976 के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। कैवियट के प्रावधान का उद्देश्य न्यायालय को एक पक्षीय आदेश देने से रोककर उसे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने हेतु सक्षम बनाना है। ठीक, कैवियट अनिश्चितकालीन के लिए नहीं होता, इसलिए एक टाइम पीरियड होता है। धारा 148 का की धारा 50 के अनुसार कैवियट उस तारीख से जब वह दायर की जाती 90 दिन के बाद वो तो कोई मतलब नहीं रहता। ठीक, तो 90 दिन का टाइम मिलता है लागू होने के बाद। क्वेश्चन 87 दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दायर कैवियट कितने तक प्रभावी रहती है? देखिए अब इसका सही जवाब ये बता ही दिया गया है, तो चौथा ऑप्शन इसका आपका डी सही होगा। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये क्वेश्चन तो भी हो ही गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए एग्जाम्प्ट मिनिस्टर ऑफ स्टेट फ्रॉम पर्सनल एप्लीकेशन कोड। सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में कैवियट फाइल करने के अधिकार के बारे में उपलब्ध है? तो ये भी बता दिया गया। इसका सही जवाब होगा दोस्तों धारा 148 ए। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन, आप देखिए क्वेश्चन भले हैं लेकिन घुमा के देखो सवाल पूछे गए हैं और एग्जाम में आने की ऐसे पूरी चांसेस रहते हैं। इसीलिए ऐसे ही मैंने क्वेश्चन लेके आए हैं कि आपको अगर कैवियट के बारे में अब आप अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो आपको बिल्कुल भूलना ही नहीं है। ठीक है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन कैवियट तब दाखिल किया जाता है जब कोई वाद संस्थित हो, बी कार्यवाही आरंभ या संस्थित हो, बी सी बाद संस्थित किए जाना हो, या बाद ये कार्यवाही संस्थित हो या संस्थित होने वाला हो। इसका सही जवाब है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आपका डी। ठीक है,
इसका सही जवाब है आपका डी, बाद या कार्यवाही संस्थित हो या संस्थित होने वाला हो। 31 न्यायालय फीस की कमी को पूरा करने की शक्ति दी गई है किस किस धारा में? न्यायालय फीस की ए 148, बी 149, सी 150 या डी 158। ठीक है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों बी 149 में न्यायालय फीस की कमी को पूरा करने की शक्ति दी गई है। क्वेश्चन नंबर 32, सीपीसी की किस धारा के तहत साम्य न्याय और अच्छे विवेक के सिद्धांत विहित हैं? साम्य न्याय और अच्छे विवेक के, तो ऑप्शन ए धारा, बी 131, सी 141, डी 151। सही जवाब है इसका दोस्तों डी 151 के तहत साम्य न्याय और अच्छे विवेक के सिद्धांत निहित हैं। ठीक है, डी 151। देखिए डिटेल देख लीजिए, 1960 की धारा 151 सी न्यायालय के अंतर्निहित शक्ति के विषय में है। न्यायालय की यह शक्ति साम्य न्याय और अच्छे विवेक पर आधारित है। इन शक्तियों के प्रयोग में न्यायालय न्याय उद्देश्यों के लिए या आदेशिका के दुरुपयोग के लिए निवारण करने के लिए कोई निर्देश दे सकता है जो उसे उचित लगता हो। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? धारा 151 के अंतर्गत पारित आदेश ए अपील योग्य है, बी पुनरीक्षण योग्य है, सी हस्तक्षेप योग्य नहीं है या डी पुनर्विलोकन योग्य नहीं है। इसका जो सही जवाब है दोस्तों आपका वह है बी, पुनरीक्षण योग्य है। ठीक, पुनरीक्षण योग्य है। क्वेश्चन 34, इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट कैन बी एक्सरसाइज ए फॉर द एंड ऑफ जस्टिस और टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ द प्रोसीजर ऑफ कोर्ट इवन when there is a specific provision in the code of civil procedure, option B, C to help a party, or D to defeat the ends of justice। तो 34 का सही जवाब क्या है? 34 का सही जवाब है आपका ए, फॉर द एंड ऑफ जस्टिस और टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। क्वेश्चन 35, न्यायालय के द्वारा अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है ए न्यायालय के उद्देश्यों के लिए, बी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के निवारण के लिए, सी उपयुक्त ए तथा बी दोनों के लिए या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सी, दोनों के लिए किया जा सकता है। धारा 151 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस न्यायालय द्वारा किया सकता है? ठीक है, तो ए सर्वोच्च न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी जिला न्यायालय या फिर डी किसी भी न्यायालय। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है किसी भी न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। धारा 151 पुनरीक्षण है ना। देखिए 151 न्यायालय के अंतर्निहित शक्तियों की बात करता है। इसके अनुसार इस संहिता का कोई भी बात न्यायालय को न्याय करने तथा विधि प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने हेतु आवश्यक आदेश को सीमित करने वाली, प्रभावित करने वाली न समझी जाए। धारा में न्यायालय शब्द प्रयुक्त हुआ है, अतः संहिता के अधीन कोई भी न्यायालय इन अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से किस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अंतर्निहित अधिकार न्यायालय को प्रदत्त नहीं किया गया है? यह शक्ति न्यायालय में अंतर्निहित है। ठीक, अंतर्निहित अधिकार न्यायालय को प्रदत्त नहीं किया गया, यह शक्ति न्यायालय में अंतर्निहित है। ए मनोहर लाल बनाम सेठ हीरालाल, बी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाम यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक, सी सत्यव्रत विश्वास बनाम कल्याण कुमार किस्कू या डी रजनीबाई बनाम कमला देवी। तो किस वाद में ये फैसला आया था? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ए मनोहर लाल बनाम सेठ हीरालाल। देख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय ने मनोहर लाल बनाम हीरालाल 1962 के बाद में अपने निर्णय के माध्यम में कहा था कि न्यायालयों को धारा 151 शील प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अंतर्निहित अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है, यह शक्ति न्यायालय में अंतर्निहित है। ठीक है, इसी अंतर्निहित शक्ति के अधीन न्यायालयों को अस्थायी आदेश जारी करने का अधिकार उन परिस्थितियों में भी है जहां वे आदेश 39 नियम 1 और 2 के बाहर है। ठीक, न्यायालय द्वारा अस्थायी आदेश सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 94 के अधीन की गई एक अनुपूरक कार्रवाई है। ठीक है, क्वेश्चन 38 क्या कह रहा है कि धारा 152 न्यायालयों को निर्णयों, डिक्रियों या आदेश के संशोधन की शक्ति प्रदान करती है जो कि संबंधित हो किससे? ए केवल लेखन या गणित संबंधी भूलों से, बी केवल आकस्मिक भूल या लोप से, सी ए बी दोनों से या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर, तो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है आपका सी, ये ए और बी दोनों से, लेखन और गणित संबंधी भूलों से भी है और आकस्मिक भूल या लोप से भी है। 39 किन आधारों पर निर्णयों या आदेशों में संशोधन किया जा सकता है? ए लेखन संबंधी, बी गणित संबंधी, सी आकस्मिक या फिर डी सभी। तो जाहिर सी बात है इसका सही जवाब होगा सभी। सभी भूल को, है ना, अगर ये सभी ये भूल हुई हैं निर्णयों में, आदेशों के संशोधन में, तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक, 40 सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित किस धारा में खुले न्यायालय में विचारण का प्रावधान किया गया है जहाँ जनता की पहुँच हो? ठीक है, जनता की अदालत। क्वेश्चन नंबर 40, ऑप्शन ए धारा 153 ए, बी धारा 153 बी, धारा 153 सी या धारा 153 डी। इसका सही जवाब है दोस्तों वो है आपका 153 बी। ठीक है, क्वेश्चन 41, एंड एप्लीकेशन फॉर एक्सक्यूशन ऑफ ए डिक्री इज फिल्ड विद सम डिले बियॉन्ड द प्रिस्क्रिप्ट पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ए, तो इसका ऑप्शन देखिए है, ए है डिले कैन बी कंडक्ट बाय इन्वोकिंग सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, बी डिले कैन बी कंडक्ट अंडर सेक्शन 148 CPC, सी डिले कैन बी कंडम
अंडर द इनहेरिटेड पावर ऑफ द कोर्ट अंडर सेक्शन 151 CPC या फिर डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है दोस्तों वो है आपका क्या, सी, डिले कैन बी कंडम अंडर द इनहेरिटेड पावर ऑफ द कोर्ट अंडर सेक्शन 151 CPC, मतलब 151 के अंतर्गत जो कोर्ट के अंतर न्यायालय के अंदर नहीं सकती है उसका प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, सिविल प्रक्रिया संहिता की धाराएं संशोधित की जा सकती हैं, ए संसद द्वारा, बी वाद की सुनवाई करने न्यायालय द्वारा, सी उच्च न्यायालय द्वारा या राज्य विधायिका द्वारा, या फिर डी वाद के पक्षकारों द्वारा। कौन जो है सिविल प्रक्रिया की संहिता की धाराएं संशोधित कर सकता है? तो सही जवाब है जाहिर सी बात है संसद, कानून वही बनते हैं तो संसद द्वारा इसको संशोधित किया जा सकता है। 1908 की धारा में संशोधन करने का शक्ति संसद में दी गई क्योंकि यह एक मौलिक विधि है और विधायिका द्वारा बनाई गई, अतः संसद या राज्य विधायिका द्वारा संशोधित किया जा सकता है, परंतु दोनों को शामिल करने वाला कोई विकल्प प्रश्न में नहीं है, अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प ए है। ठीक, राज्य सरकारें भी बनाती हैं अपना कानून और संसद भी बनाती है, लेकिन यहाँ पर आपके ऑप्शन में क्या है, सिर्फ संसद है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन संसद होगा। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, प्रतिनिधि की हैसियत से एक बात दायर किया जा सकता है, ए आदेश 1 नियम 8A CPC के अंतर्गत, आदेश नियम 10A CPC के अंतर्गत, सी आदेश 1 नियम 8 CPC के अंतर्गत, या डी आदेश 1 नियम 9 CPC के अंतर्गत प्रतिनिधि की हैसियत से बात दायर किया सकता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों है आपका ऑप्शन सी, आदेश 1 नियम 8 CPC के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा था, ऑर्डर्स एंड रूल्स इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर आर mere guideline, बी will prevail over the provisions of a section, cannot override the provisions in the section, the courts are not bound to follow them, the order of rule and first schedule of the code of civil procedure। तो ABCD में 4 ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों, कैन नॉट ओवरराइड द प्रोविजंस इन अ सेक्शन। लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो अच्छा लगा हो और तो प्लीज़ वो शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और नोट्स बनाते रहिए। आपको एग्जाम में 100% इस चैनल से क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते रहेंगे। आने वाली सभी जुडिशल एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लासेस लगातार चल रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी मुकदमे में किसी आवश्यक पक्ष को शामिल न किए जाने नॉन जॉइंडर का परिणाम क्या होगा? ठीक, किसी आवश्यक पक्ष को शामिल न किया गया, ए मुकदमे की बर्खास्ती, बी मुकदमे का स्थगन, सी मुकदमा जारी रहना, या फिर डी लागत का अधिरोपण। इसका सही जवाब है दोस्तों मुकदमे की बर्खास्ती। ठीक, अब ये था हमारा आज का वीडियो। शेयर लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।